अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुहर्रर उस कमरे में चला गया जहां सरफराज भाई और नादर खान मौजूद थे। मैं भी एक कमरे में दाखिल हो गया। साफ़ सुथरा सा शिफाफ सा फ्लैट था। मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ वहां पहुंचकर मैंने रोशनी कर दी और फिर चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा कि कोई सुराग सामने आ जाए। दीवार में एक बहुत ही खूबसूरत अलमारी बनी हुई थी। उसके करीब पहुंचकर मैंने हैंडल पर हाथ रखा और दरवाज़ा खोल लिया। अलमारी में पापा के कपड़े लटके हुए थे। मैंने उनके उस सूट को साफ पहचान लिया। हर बात पर दिल भर आ रहा था। बहुत ही शफीक और मोहब्बत करने वाले पापा थे। हम लोगों के दरमियान कभी कोई तलख कलामी नहीं हुई थी। हर मसले में हम एक दूसरे के मुआवन रहे थे। बस पापा से जब भी उनके अहले ख़ानदान के बारे में पूछता तो एक हल्की सी नागवारी उनके चेहरे पर नमूदार हो जाती और वो बड़ी बेजारी से कहते, सब बुरे हैं यार, छोड़ो, दिल भी दुखता है, मत पूछा करो मुझसे उनके बारे में। किसी ख्याल के तहत मैंने पापा के सूटों की तलाशी लेना शुरू कर दी। शायद कोई ऐसा निशान मिल जाए। हालांकि ये पुलिस का काम था। अगर पुलिस ने किया भी है तो उसने पापा की जेबों में क्या छोड़ा होगा। अलबत्ता नादर खान जैसा नफीस इंसान कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर सकता था। अगर उसे कुछ मिल जाता तो ज़रूर हमें उसके बारे में बताता। पहले ही सूट की जेब में हाथ डाला था, एक लिफाफा सा खड़खड़ाता हुआ महसूस हुआ और मेरा दिल तजस्सुस से धड़क उठा। मैंने जल्दी से वो लिफाफा निकाल लिया। ब्राउन रंग का लिफाफा था और उसमें कोई सख्त सी चीज़ महसूस हो रही थी। मैंने फ़ौरन ही वो सख्त चीज़ लिफाफे से निकाली। ये एक फ़ोटोग्राफ था। ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, लेकिन उसे देखकर मेरे जहन को एक गहरा शौक लगा। ये चेहरा मेरे लिए नाआशना नहीं था। मुझे अपनी याददाश्त पर भी भरोसा था और अपनी बेनाई पर भी। ये तस्वीर उस लड़की की थी जिसे उस रात मैंने उस ड्रेसिंग टेबल के सामने देखा था। वो मेकअप कर रही थी और फिर अपनी जगह से उठकर एक दीवार में गायब हो गई थी। बाद में उस ड्रेसिंग टेबल से मुझे मेकअप की कोई चीज़ नहीं मिली। उस पुरइसरार लड़की की तस्वीर पापा के कोट की जेब में कहाँ से आ गई? उसका पापा से क्या ताल्लुक? और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मैंने उसे अजीबोगरीब आलम में देखा था। रात का पिछला पहर, ड्रेसिंग टेबल के पास रोशनी, वो मेकअप करने के बाद एक दीवार में दाखिल होकर गुम होना। मतलब तो उसका ये था कि वो कोई माफूकल फितरत शख्सियत है। फिर पापा से उसका क्या ताल्लुक? एक लम्हे में मैंने फैसला किया कि ये तस्वीर को अभी दूसरे लोगों से पोशीदा ही रहने दूंगा। ये फैसला मैंने क्यों किया था मैं खुद भी नहीं जानता था। मैंने उसे अपने लिबास की अंदरूनी जेब में रख लिया। उसके बाद मैंने दूसरे लिबासों की तलाशी भी ली, लेकिन उसके अलावा मुझे और कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हो सकी। कमरे का जायज़ा लेकर मैं बाहर निकल आया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो कुछ और कार्रवाइयाँ कर चुके थे। नादर खान ने मुझे बताया कि उसने फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स को भी तलब कर लिया है। फ्लैट का काम हम ख़त्म कर लेते हैं। मैंने अस्पताल से कब्र के बारे में तफसील भी तलब कर ली है। वो बंदा मिल गया है जो हमारी रहनुमाई उस कब्र तक कर सकता है। क्या आप लोग इसी वक्त वहाँ जाना पसंद करेंगे? नादर साहब, हम आपके दिली शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे साथ घर वालों पर भी बहुत ताआवुन किया, और जब इंसान को ऐसा कोई सहारा मिल जाता है तो वो बहुत सारी बातें कानून पर छोड़ देता है। आप जैसा पसंद फरमाएं। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में तफ्तीश में तेज़ी आनी चाहिए।
अगर खुदा न ख्वास्ता इम्तियाज़ साहब को हलाक किया गया है तो उनका कातिल कौन है? आप बेफिक्र रहें, मैं पूरे खलूस के साथ इम्तियाज़ साहब के सिलसिले में अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। हम दोनों वाकई उस शख्स के शुक्रगुजार हो गए थे। थोड़ी की देर के बाद फिंगरप्रिंट्स के माहर आ गए और अपने तौर पर एक जगह पर प्रिंट्स तलाश करने लगे। कई जगहों की उन्होंने तस्वीर भी बनाई। फिर बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और नादर खान ने मुहर्रर को भेजा, जाओ कुदसी साहब होंगे, मैंने ही उन्हें बुलाया था। ये कुदसी साहब वही पड़ोसी थे जिनसे हमें पापा की मौत का इल्म हुआ था। नादर खान ने उन्हें बुलाया और वो गालबन लिबास वगैरह तब्दील करके आए थे। सलाम दुआ हुई, उन्होंने नादर खान को पहचान लिया। आप इंस्पेक्टर साहब हैं ना? असल में उस वक्त मैंने आपको वर्दी में देखा था, लेकिन मैं चेहरों को याद रखता हूँ। जी, आपका नाम कुदसी है? जी हाँ, मैं सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। कुदसी साहब, हम इस घर में मिलने वाली लाश के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं। जिन साहब की लाश मिली थी उनका नाम इम्तियाज़ अहमद खान था। ये दोनों उनके बेटे हैं। ये लोग मुल्क से बाहर रहते हैं। जी जी, कुदसी ने कहा। कुदसी साहब, आप हमें रमज़ी साहब के बारे में बताइए। ये रमज़ी साहब कौन हैं? जनाब, कभी नहीं देखा हमने उन्हें। ऐसे लगता है जैसे वो कभी यहाँ आए ही नहीं। बस इस फ्लैट की सफाई करने एक नौकर आ जाया करता था जिसका नाम चांद खान था। चांद खान ही ने बताया था कि ये फ्लैट रमज़ी साहब का है और वो मुल्क से बाहर रहते हैं। कभी कभी पाकिस्तान आते हैं। कोई कारोबारी आदमी हैं जिन्होंने अपनी रिहाइश के लिए ये फ्लैट ख़रीदा है। फिर चांद खान ही ने बताया कि रमज़ी साहब के एक दोस्त आजकल फ्लैट में क़याम कर रहे हैं। उन्हें हमने देखा था मगर कभी उनसे तारुफ नहीं हुआ। ये साहब अक्सर महीने 2 महीने के बाद यहाँ आ जाते थे। 4-6 दिन रहते, बड़ी खामोशी से इंसान थे। 1-2 बार बस सलाम हुई, लेकिन ऐसे नज़रअंदाज करके गुजर गए जैसे उस तारफ़ को आगे ना बढ़ाना चाहते हों। जब कोई बंदा इस तरह का रवैया रखे तो किसे पड़ी है कि किसी के पीछे रहे। तो आपका मतलब है कि रमज़ी साहब कभी इस फ्लैट में नहीं आए? अगर आए भी होंगे तो हमने उन्हें नहीं देखा, कोई मुलाकात ही नहीं हुई, बस नाम की हद तक जानते हैं। ये साहब अंदाज़न कितनी बार यहाँ आए होंगे जिनकी लाश इस फ्लैट से दस्तयाब हुई? असल में पड़ोसियों की खोज में रहना मेरी फितरत में शामिल नहीं, बस 1-2 बार देखा होगा। चांद खान ने ये बताया था कि ये रमज़ी साहब के दोस्त हैं। ये चांद खां क्या यहाँ कहीं आसपास होता है? नहीं, बस फ्लैट की सफाई करने कभी कभी आ जाता है। अब तो वो भी बहुत दिन से नहीं आया। वो बड़ा बातूनी आदमी था। उसके अलावा कुछ खाने पीने के लिए मांग लिया करता था। इस तरह उससे रमज़ी साहब का नाम और उनके दोस्त के बारे में मालूम हुआ था। वो खुद कहाँ होता है, कहाँ काम करता है, उसका कुछ पता नहीं है। बहुत देर तक हम लोग फ्लैट पर रहे। नादर खान बड़े महाराना अंदाज में फ्लैट की एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहा था। उसके बाद उसने कहा, यहाँ का काम ख़त्म हो गया, बहरहाल मालूमात कराऊंगा कि रमज़ी साहब का क्या चक्कर है, देखे किस हद तक मालूमात हासिल होती हैं। क्या ख्याल है, आइए थोड़ी देर के लिए थाने चलते हैं। मैं हस्पताल के बंदे को उधर ही बुला लूँगा, कब्र की निशानदही भी हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नादर खान के साथ थाने चल पड़े। थाने पहुंचकर नादर खान ने हमें चाय वगैरह पिलाई। अस्पताल का वो बंदा आ गया जिसने पापा की तदफीन की थी। नादर खान ने हमारे लिए टैक्सी मंगवाई और बोला, आप इसके साथ चले जाइएगा, मैं ज़हर हुसैन साहब को सारी तफसीलात दे दूंगा। बाद में जो भी सूरत हाल हुई हम लोग एक दूसरे से राब्ता रखेंगे। मैंने नादर खान से इत्तफाक कर लिया। अस्पताल के आदमी के साथ हम टैक्सी में बैठकर चल पड़े। खासा फासला तय करने के बाद टैक्सी एक कब्रिस्तान के सामने रुक गई। टैक्सी से उतरने के बाद हम कब्रिस्तान के गेट से अंदर दाखिल हो गए। वो शख्स हमारी रहनुमाई कर रहा था। आखिर उस कब्र तक पहुंच गया जो उसके ख्याल में पापा की थी। उसने कहा, ये कब्र है साहब। सरफराज भाई ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें यकीन है? दिन रात यही काम करते हैं जनाब, हमने खुद उन्हें लहद में उतारा था। ठीक है, सरफराज भाई ने कहा, और उसके बाद हम पापा की कब्र को देखने लगे। दिमाग में एक रिहर्सल सी चल गई थी। पापा हमारे साथ बैठे हुए हंस बोल रहे हैं।
हम उनके साथ सैर तफरी कर रहे हैं, मामा भी साथ हैं। पापा बहुत खुश मिजाज आदमी थे, बस उन पर जब कभी संजीदगी का दौरा पड़ता तो सिर्फ अपने वतन को याद करते वक्त, और फिर वो काफ़ी देर तक संजीदा रहते, ज़ुबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदाज़ा होता था कि वो अपनों को याद कर रहे हैं। बहुत सी यादें पापा से वाबस्ता थी। हमारे आंखों से आंसू बह रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि ये पापा की आखिरी आरामगाह है। वो पापा जो अपना एक अलग थक मकाम और मेयार रखते थे, कौन जानता था कि यहाँ इस तरह आकर सो जाएंगे। बहुत देर तक हम गमो अंदू में डूबे रहे और फिर सरफराज भाई ने कहा, चलो ये जगह याद रहेगी। हाँ, ये एक जो कब्र है इस पर ख्वाजा फारूक बेग लिखा हुआ है, इसके बराबर वाली कब्र है। सरफराज भाई ने मैंने आखिरी नज़र कब्र पर डाली और हम वापस चल पड़े। कदम बोझल हो रहे थे, बस यूं लग रहा था जैसे अपना सब कुछ यहाँ छोड़े जा रहे हों। एक दास्तान, एक तवील कहानी। अस्पताल का मुलाजिम हमारे साथ था। उसने कहा, साहब जी वही टैक्सी खड़ी हुई है, उसी से बात कर लूँ। समनाबाद जाएंगे ना आप? हाँ, मैं बात किए लेता हूँ। उसने जाकर टैक्सी वाले से बात की और उसे पता वगैरह समझा दिया। सरफराज भाई ने उसे 100 रुपये का एक नोट देना चाहा, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं साहब, थानेदार साहब को पता चला तो वो नाराज़ हो जाएंगे। रख लो, तुम्हें भी तो घर जाना होगा, किराए के लिए पैसे भी चाहिए होंगे। रख लो, थानेदार साहब को हम बताने थोड़ी जाएंगे कि हमने तुम्हें ये दिया है। थोड़ी सी रुद्दो कदह के बाद उसने नोट रख लिया और हम लोग टैक्सी में बैठकर चल पड़े। ड्राइवर ने आखिरकार हमें हमारी मंजिल पर उतार दिया और हम दोनों बोझल बोझल से अंदर दाखिल हो गए। बड़े गेट से रिहाइशगाह का फासला अच्छा खासा था। सरफराज भाई ने कहा, कैसी अजीबोगरीब जगह है। जब भी यहाँ कदम रखता हूँ मुझे यूँ महसूस होता है जैसे कुछ पुरइसरार आंखें मेरी निगरानी कर रही हैं। पत्ते इस तरह उड़ते हुए मेरे आगे आगे जाते हैं जैसे कोई हमसे चंद कदम के फासले पर चल रहा हो। मैंने सरफराज भाई की बात पर कोई तबसरा नहीं किया। वही मंसूबा ज़ैर अमल था, यानी ये कि अब सरफराज भाई को इस बारे में ये तफसील ना बताई जाए। पता नहीं उन पर क्या रद्द अमल हो। अभी तो हमारे साथ वैसे ही दूसरे वाक़यात पेश आ रहे थे। ताया अबू सामने नजर आ गए। वो जल्द ही हमारी जानब बढ़े और बोले, क्या रहा, आओ आओ अंदर आ जाओ। हम लोग उनके साथ बरामदे में जा बैठे। उन्होंने हमारे चेहरे से हमारी अफसुर्दगी का अंदाज़ा लगाया और बोले, क्या कब्रिस्तान भी हो आए? जी ताया अबू, हम पापा की कब्र देख कर आ रहे हैं। अरे ये तुमने जल्दबाजी कर डाली, मैं भी साथ जाना चाहता था। कोई बात नहीं, हम देख आए हैं, अब आप हमारे साथ चलिएगा। हाँ, मैं ज़रूर चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे साथ चलकर, और अगर हो सका तो हुकूमत से दरख्वास्त करके दूसरी कब्र बनवाऊँगा और वहाँ इम्तियाज़ अहमद को मुंतकिल करूँगा। ताया अबू जज्बाती हो रहे थे। थोड़ी देर में हम लोग खामोश बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने पूछा, फ्लैट पर पहुँचे? हाँ ताया अबू, बहुत सारी मालूमात हुई। कुछ अजीब कैफियत थी वहाँ की। रमज़ी साहब का कोई पता नहीं चल सका कि वो कौन थे। पड़ोसियों ने भी उन्हें नहीं देखा था। ताया अबू गहरी सांस लेकर खामोश हो गए। उस वक़्त मैंने चंद अफराद को उस दूसरे दरवाजे से अंदर जाते हुए देखा जिसकी दूसरी जानब हमारी रिहाइशगाह का इंतज़ाम किया गया था। तो ताया अबू ने कहा, सब कुछ पहुंच चुका है, वहाँ सारा सामान सेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, और फिर देख लेना, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो उधर जाकर रहना। असल में वो जगह मैंने इसलिए साफ़ सुथरी करा दी है कि तुम्हें ये एहसास ना हो कि तुम यहाँ हमारे मेहमान हो, बल्कि तुम लोग यूँ समझो कि तुम अपने घर में आ गए हो। जी ताया अबू, क्या किया है आपने वहाँ? सारा फर्नीचर पहुंचा दिया गया है, फिर जिस किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मंगवा ली जाएगी। ताया अबू ने कहा। हम उनके खलूस को महसूस कर रहे थे। बहरहाल इस वक्त एक अजीब सी बोझल कैफियत मुझ पर तारी थी। ताया अबू कहने लगे, अच्छा अब ये बताओ, कोई काम की बात मालूम हो सकी? मेरा मतलब है ऐसी जो कार आमद हो। नहीं ताया अबू, अभी तक कोई ऐसी बात पता नहीं चल सकी, लेकिन नादिर खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, इस तरह से ताआवुन कर रहे हैं जैसे घर का कोई फ़र्द हो। हाँ बेटे, दुनिया में अच्छे और बुरे लोग सभी होते हैं। ये बताओ तो मुझे कब्र पर ले जाओगे? देख लें आप, अब चलना चाहें तो आज ही चलें।
ताया अबू बेजिद हो गए कि उन्हें कब्र पर ले जाया जाए। मैंने मामा को भी सारी तफसील बताई और महसूस किया कि मामा भी हमारे साथ जाना चाहती हैं, लेकिन ताया अबू ने कहा, नहीं बेटे, खिवातीन इस तरह कब्रों पर नहीं जाती। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि यही फातेह ख़वानी कर लेना, कब्र पर जाना मुनासिब नहीं होगा। जी भाईजान, मामा ने सादतमंदी से कहा। हम ताया अबू को लेकर बाहर निकल आए और फिर उनके साथ कब्रिस्तान चले गए। वहाँ पहुंचकर कब्र पर बैठकर फातह ख्वानी करते रहे और आंसू बहाते रहे। उसके बाद हम लोग वापस घर पहुंच गए। रात का खाना खाने के बाद हम लोग ताया अबू से इजाज़त लेकर अपने कमरे में आ गए। मामा और सरफराज भाई बैठकर बातें करने लगे। दानिया के चेहरे पर मुझे कोई ख़ास बात महसूस हुई। मैंने इशारे से उससे पूछा, क्या बात है? तो वो बोली, आइए भाईजान, ज़रा बाहर राहदारी में टहलते हैं। सरफराज भाई और मामा ने चौंक कर दानिया को देखा, लेकिन मैंने दानिया का हाथ पकड़ा और बाहर निकल आया। कोई ख़ास बात है दानिया? हाय भाईजान, दानिया बोली और मैं पुरतजस्सुस निगाहों से उसे देखने लगा। दानिया के चेहरे पर हैरत थी। उसने कहा, भाईजान, आपको एक बात बताऊं, यकीन कर लेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आपको मालूम है कि मैंने मनामा के एक बहुत ही मोतबर हस्पताल से नर्सिंग कोर्स किया है। मुझे नहीं मालूम क्या? मैंने कहा, थोड़ी बहुत मालूमात मुझे ऐसे मरीजों के बारे में है जो किसी दिमागी आर्जे का शिकार होते हैं और कोमा में चले जाते हैं। दादी अम्मा के बारे में उन लोगों ने मुझे बताया है कि 8 साल से कोमा में हैं। हाँ, मैं फटी फटी आंखों से दानिया को देखने लगा। कोमा का मरीज अगर होश में आ जाए तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो सेहतयाब हो जाता है। उसकी बीमारी उसी वक्त तक होती है जब तक उसके वजूद में कोई जुम्बश ना हो। दादी अम्मा होश में आई थी। आप यकीन करें शहाब भाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर उसे अपने होंठों से चूमा था। प्यार भरी निगाहों से मुझे देखा था। मेरे चूमने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया और फिर आंखें बंद करके पहले जैसी कैफियत में आ गईं। मैंने उन्हें बहुत सी आवाज़ें दी, हर तरह से कोशिश की कि वो दोबारा होश में आएं, लेकिन अब उनके अंदर तमाम इलामात कोमे के मरीज़ की थी। आप यकीन कीजिए, मैंने पूरे होशो हवास के आलम में ये सब कुछ देखा है। क्या उस वक़्त हीरा तुम्हारे साथ मौजूद थी? नहीं, मैं अकेली गई थी उनके पास, दानिया ने कहा, और मैं अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया और ये सोचने लगा कि दानिया को अपने किसी तजर्बे के बारे में कुछ बताऊं या नहीं। लेकिन फिर वही ख्याल दामनगीर हुआ कि दानिया को कुछ बताना मुनासिब नहीं, वरना वो खौफजदा हो जाएगी। और अभी हम बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं थे कि ताया अबू का घर छोड़कर कहीं और जाएं। अगर मैं दानिया को सूरत हाल बता देता तो वो किसी भी तरह इस घर में ना टिकती। अलबत्ता ये सोच ज़रूर मेरे दिल में थी कि दानिया ठीक कह रही है। खुद मेरे साथ भी यही सब कुछ पेश आ चुका है। मैंने चेहरे पर तअज्जुब के तासरात पैदा करके कहा, ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन तुम इतने एतमाद से कह रही हो तो मानना पड़ेगा। अलबत्ता ये बात अभी तक अपने खुद तक ही रखना और देखना कि दोबारा ऐसा होता है या नहीं। दानिया ने गर्दन हिला दी। वो कमरे में चली गई और मैंने अपने कमरे का रुख किया। सरफराज भाई मामा के पास बैठे बातें कर रहे थे। मैं वाशरूम जाना चाहता था, इसलिए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। फिर मैं कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होने ही वाला था कि मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है और मैं ठटक गया। मामा अपने कमरे में थी, सरफराज भाई भी उनके पास थे। दानिया मेरे सामने कमरे में गई। फिर अंदर कौन है? मैं अंदर दाखिल हो गया। कोई औरत थी जो दीवार के पास एक खूंटी में लटकी हुई मेरी कमीज़ टटोल रही थी। मेरी कदमों की आहट पर उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर जल्दी से गुस्ल खाने की तरफ भागी, जिसका दरवाज़ा खुला था। उसके हाथ में कोई चीज़ थी, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। ये वही औरत थी जिसे मैंने उस दिन देखा था और जिसने खुद को हमीदा कहा था, मगर वो हमीदा नहीं थी। मैं कुछ लम्हे हैरान खड़ा रहा, फिर आगे बढ़कर गुस्ल खाने के पास पहुंच गया और मैंने कहा, सुनो, तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, आओ बाहर आ जाओ। मैं जवाब का इंतज़ार करने लगा। मेरे कान अंदर आहटों पर लगे हुए थे, लेकिन वाशरूम में बिल्कुल सन्नाटा तारी था। कोई हल्की सी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और कहा, देखो, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ कि तुम जो कोई भी हो, मेरे हाथों तुम्हें ज़रा बराबर नुकसान नहीं पहुँचेगा। बाहर आओ, वरना मैं दरवाज़ा खोलता हूँ।
मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे दबाया। वो अगर चाहती तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैंडल घूम गया और मेरे हल्के से दबाव डालने पर दरवाज़ा खुल गया। मजबूरन मैं अंदर दाखिल हुआ, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि अंदर कोई न था। मैंने एक ठंडी सांस ली। इस पुरइसरार इमारत में सारे किरदार ऐसे ही भरे हुए थे। वो पुरइसरार वजूद जिसके बारे में सुल्ताना और हीरा नहीं जानती थीं, ना जाने कौन था। मैं उस लड़की के खदोखाल पर गौर करने लगा। उस लड़की नहीं कहा जा सकता था। 23-32 साल की एक संजीदा सी औरत थी। मुझे याद आया कि वो मेरे लिबास से कुछ निकाल रही थी और मैंने उसके हाथ में कोई चीज़ देखी थी। क्या निकाल रही थी वो? मैंने सोचा और गुस्ल खाने से बाहर निकल आया और उसके बाद अपने लिबास के पास पहुंच गया। एक लम्हे के अंदर मुझे पता चल गया कि उसने वो तस्वीर निकाली थी जो मुझे रमज़ी साहब के फ्लैट में पापा के सूट की जेब से मिली थी। लेकिन उस औरत का उस तस्वीर से क्या ताल्लुक और तस्वीर वाली लड़की का पापा से क्या ताल्लुक और पापा की मौत का रमज़ी साहब से क्या रबत था? दिल चाहा कि दोनों हाथों की मुट्ठियों से बाल नोच लूं। सर में सोच कर दर्द हो रहा था। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। इस तस्वीर के सिलसिले में सुल्ताना और हीरा से पहले ही बात करनी चाहिए थी। मुमकिन था कि वो कोई रोशनी डाल सकती, लेकिन अब क्या हो, वो पुरअसरार वजूद तो गायब हो गया था। अगला पूरा दिन घर में ही गुजर गया। आज कोई ख़ास काम करने को नहीं था और रात को अलबत्ता थोड़ी सी गड़बड़ हुई। मामा अपने कमरे में थी, मैं और सरफराज भाई अपने कमरे में। सरफराज भाई मामूल के मुताबिक सो गए। अचानक ही बाहर से किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दी। न जाने क्यों अब ये आवाज़ें मुझे एकदम चौंका दिया करती थीं। किसी बिल्ली का चीखना या रोना कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानता था कि कोई गड़बड़ है। फिर कोई दूसरी बिल्ली रोई और उसके बाद तो बिल्लियों ने ऐसा वावीला मचाया कि मैं परेशान होकर बैठ गया। मैंने सरफराज भाई की तरफ देखा। कमाल के इंसान थे। ऐसी गहरी नींद सोते थे कि अगर उनके सर पर निकारे भी बजाए जाएं तो आंख ना खुले। इस वक्त भी वो आराम से सो रहे थे। बिल्लियां आधी रात तक रोती रहीं और मैं जागता रहा। पता नहीं मामा और दानिया इन आवाज़ों से डरती हैं या नहीं, लेकिन दूसरी सुबह जब मैंने दानिया और मामा से बिल्लियों के बारे में पूछा तो मामा ने कहा, नहीं, हमें तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। क्यों दानिया? हाँ मामा, वैसे यहाँ बिल्लियाँ बहुत हैं और इत्तेफाक की बात ये कि सारी की सारी काली हैं जो जाड़ जंकार में फिरती रहती हैं। वैसे मामा बाहर निकलो तो यूं लगता है जैसे ये दरख्त, ये पत्ते हमें घूर रहे हों। कभी कभी तो मामा आप यकीन करें, मैंने ये महसूस किया है कि इन पत्तों पर कोई दबे पांव चल रहा है। पत्तों के दबने और चुरमुराने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा क्यों ना करें सरफराज भाई कि अब तो हम यहाँ रह ही रहे हैं, फिर क्यों ना इस पूरे इलाके को साफ शिफाफ बना लिया जाए। क्या कहते हैं आप? हाँ, ये हो सकता है। ताया अबू से इजाज़त ले लेंगे, फिर यहाँ कुछ काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं कंपनी से अपने मामला तय कर लूँ, उसके बाद देखेंगे। मुझे यूं लग रहा था जैसे हम ज़हनी तौर पर यहाँ के सारे माहौल से हम आहंग होते जा रहे हों। हालांकि इस इमारत में पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए जिनकी बिना पर हम अजनबी लोगों को फ़ौरन ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था। मैं अजनबी अपने आप को इसलिए कह रहा हूँ कि ताया अबू, हीरा और सुल्ताना अपने माहौल में आराम से जम हो चुके थे। यकीनी तौर पर कुछ पुरइसरार हालात से उनका भी वास्ता पड़ता होगा, लेकिन उनमें से किसी ने यहाँ किसी खौफ का इजहार नहीं किया। हीरा और सुल्ताना के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि मुमकिन है वो बहुत सी बातों से वाकिफ़ हों, लेकिन बताना पसंद ना करती हों। मुझे उनकी इस अनोखी कैफियत का भी एहसास था। जब मैंने उनसे इस घर के बारे में पूछा था तो वो कपकपाने लगी थी। उधर मामा भी यहाँ से खासी मुतासर नज़र आई थी। वो सीधी सादी खातून थी। उन्होंने ख़ास तौर से हीरा के साथ मिलकर दादी अम्मा के मामला संभाल लिए थे। मैं, सरफराज भाई और ताया अबू बड़े कमरे में आकर बैठ गए। हमीदा से काफ़ी बनाने के लिए कह दिया गया। सरफराज भाई वो तमाम फ़ाइलें निकाल लाए जो ज़ाहिर हुसैन उन्हें दे कर गए थे और फिर फ़ाइलों की वर्कगर्दानी होने लगी।
पहले भी उनका थोड़ा बहुत जायज़ा ले लिया गया था और वो लोग इतनी सारी जायदाद के बारे में जानकर हैरान रह गए थे। इस वक्त काफ़ी तफसील से एक एक फ़ाइल देखी गई। यहाँ लाहौर में भी हमारी काफ़ी जायदाद थी। एक कमर्शियल प्लाजा था जिसका नाम सुन रखा था, लेकिन ताया अबू को इस बात का इल्म नहीं था कि ये प्लाजा इम्तियाज़ अहमद की मलकियत है। पापा ने ये प्लाजा खुद ख़रीदा था और अब उसमें बड़े बड़े शानदार दफातर और नीचे कई बड़े स्टोर वाक़या थे। क्या अंदाज़ा लगा सकोगे कि मार्केट में इस प्लाजे की क्या कीमत होगी? ताया अबू, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। अरबों रुपयों की मलकियत है ये, अरबों रुपयों की। समझे, मैंने गलत तो नहीं कहा था। और ये बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि इम्तियाज़ अहमद ने ये जगह बहुत ज़्यादा महंगी नहीं खरीदी होगी। और फिर अरे हाँ, मुझे याद आया, एक बार उसने तज़किरा किया था कि गुलबर्ग में वो तामीराती काम करा रहा है। बस इत्तफाकी तौर पर ही कह दिया था, वरना वो तो हमें अपने मामला से आगाह नहीं रखता था। यकीनन ये वही प्लाजा होगा, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम भी लोग यकीन कर लो, ये इतनी ही मालियत का है। फिर दूसरी फाइलें देखी जाने लगीं। 3 बंगले मौजूद थे हमारे, 2 डिफेंस में थे, एक मॉडल टाउन में। इसके अलावा ज़मीनों की पूरी तफसील दर्ज थी। तुम लोग तो अरबपति हो, अपने आप को जानते ही नहीं थे। बड़ा गलत करते हैं वो लोग जो अपने बच्चों को अपने ज़ाती मामला से इतना दूर रखते हैं। ज़िंदगी मौत का क्या भरोसा। अपने गलत फैसलों पर उन्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलता, और अब वो अपनी तमाम मेहनत की कमाई अपनी औलाद और अपने अहले ख़ानदान से खुफिया रखने के चक्कर में दूसरों की नज़र कर जाते हैं। खुदारा इम्तियाज़ अहमद की मग़फ़रत करे। फिर ज़मीनों की फ़ाइलें देखी जाने लगी। बखी नामी जगह पर काफ़ी ज़मीनें थीं, सांगला हिल में बहुत सारी ज़मीनें थीं, और फिर खक्खर नामी एक जगह में एक राइस मिल था जो सरफराज राइस मिल के नाम से जानी जाती थी। ये सब हमारी मलकियत थी। हम लोग तो खुद इन फाइलों को देखकर हैरान थे। बहुत देर तक फाइलें देखी जाती रहीं। इसी दौरान हीरा, सुल्ताना, दानिया और मामा भी हमारे पास ही आ गई थी। हमीदा ने सबको काफ़ी सरूर कर दी और हम काफ़ी के छोटे छोटे घोंट लेने लगे। तो जनाब शहाब साहब और मोहतरम भाई सरफराज साहब, आप लोगों ने अपनी जायदादों से वाकफियत हासिल कर ली। सुल्ताना ने कहा, लड़कियों एहतराम करो इन दोनों का, ये अरबपति हैं, अरबपति। ताहरा खानम पता नहीं अपने आप को क्या समझती होंगी। बेशक उन्होंने बड़ी चालाकी से जायदाद और दौलत के हिस्से बुखरे किए थे, लेकिन उन्होंने कितना ही बना लिया हो, इम्तियाज़ अहमद खान ने जो कुछ किया है उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं। अगर ये तमाम तफसीलात उनके सामने आ जाएं तो शायद उनके दिल की हरकत ही बंद हो जाए। चलिए ताई अम्मा का गरूर तो टूटेगा, सुल्ताना ने कहा। जानती हो वो बड़ा प्लाजा जिसके बारे में एक बार हम वहाँ से गुजरते हुए बातें कर रहे थे, वो इम्तियाज़ अहमद की मलकियत है। अरे वो क्या वाकई? दोनों लड़कियों के मुंह हैरत से खुल गए और फिर वो चुप चुप सी हो गईं। सरफराज भाई ने कहा, ताया अबू, एक इजाज़त लेना चाहता हूँ आपसे। घर छोड़ने की बात कर रहे हो? ताया अबू ने कहा, नहीं ताया अबू, आप हमारी किसी बात से गलत फहमी का शिकार ना हों। हम आपका ये घर कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप खुद हमें यहाँ से नहीं निकाल देंगे। वादा करते हो? ताया अबू लड़ती हुई आवाज़ में बोले। जो कसम आप चाहें ले लें। मैं जानता हूँ मेरे भाईजान और मेरी मामा मेरी बात की कभी मुखालफत नहीं करते। सरफराज भाई ने जज्बाती लहजे में कहा, मुझे यकीन है और तुम जिस चीज़ की इजाज़त लेना चाहते हो मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है, बगैर पूछे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ शहाब, बस यहाँ से जाने की बात मत करना। ताया अब्बू की आंखों में आंसू डुबडुबाए। हम बहुत देर तक उन्हें दिलासा देते रहे। सुल्ताना और हीरा हैरत अंगेज़ तौर पर खामोश थी। मैंने कहा, तुम लोगों को क्या हुआ? भाई दुनिया इसी का नाम है, दौलत अच्छे अच्छों की ज़ुबान बंद कर देती है। सुल्ताना और हीरा, तुम हमारा ख़ानदान हो, हमारे लिए इंतहाई कीमती हो, हम पर एतबार करना। तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं समझेंगे। ये जायदाद और दौलत जो कुछ भी है, मैं नहीं जानता कि पापा ने उसे हमसे खुफिया क्यों रखा। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, तुम लोग कभी हमसे अलग नहीं रहोगी। चलो भाई, अब ये जज्बाती मनाजर ख़त्म करो। वो इजाज़त वाली बात दरमियान में ही रह गई। ताया अबू ने कहा,
ताया अबू, मैं सोच रहा हूँ एक गाड़ी खरीद लूँ। अब यहाँ हम लोगों की मसरूफियत बढ़ जाएगी। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि हम सुल्ताना ही को परेशान करते रहें। मैं एक ड्राइवर भी फौरी तौर पर रख लूँगा, इस तरह हमें आसानी हो जाएगी। ताया अबू ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर बोले, देखो वैसे तो यहाँ गाड़ी मौजूद है, तुम इत्मीनान से उसे अपनी तहवील में रखो। हम लोग उसे इस्तेमाल ही कहाँ करते हैं, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि ऐसा ज़रूरी है तो चलो ठीक है, 1 से 2 हो जाएंगी, कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे है, सुल्ताना फ़ौरन बोली और सब लोग चौंक कर उसे देखने लगे। जनाबे आली, नई गाड़ी की ड्राइवर मैं हूँगी, बाहर से किसी ड्राइवर को नहीं रखने दूंगी। अगर ज़रा भी गलत गाड़ी चलाऊं तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। नहीं सुल्ताना, तुम सर आंखों पर, लेकिन क्या अच्छा लगेगा कि भाई बराबर बैठे हों और बहन गाड़ी चलाए। तो ताया अबू, आपकी तरफ से ये बात तय, और वैसे भी ये तमाम जगहें देखकर इनका कंट्रोल भी संभालना होगा। मैं अपनी ज़मीनों पर भी जाना चाहता हूँ, इसके लिए ड्राइवर इंतहाई ज़रूरी होगा। ज़ाहिर हुसैन साहब से बात करूँगा। अलबत्ता गाड़ी के सिलसिले में ज़रा इन खिवातीन की राय लेना होगी कि कौन सी गाड़ी ली जाए। सरफराज भाई ने हीरा और सुल्ताना की तरफ इशारा करके कहा। हीरा बचगाना अंदाज में बोली, हाय कोई उम्दा सी गाड़ी, बहुत ही अच्छी, लेकिन इस शर्त के साथ कि कभी कभी मुझे भी चलाने को दी जाएगी। बहरहाल ये बात तय हो गई और बहुत देर तक हम लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। फिर दूसरे ही दिन उस मुहिम का आगाज़ हो गया। सुल्ताना से मैंने खुद फरमाइश की थी, सुल्ताना आज तुम्हें ड्राइविंग करना होगी। ज़रूर जनाब, हम हाजिर हैं। ताया अबू, मैं और भाईजान आज अपनी जायदाद वगैरह देखने जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ताया अबू ने बड़ी खुशी से दोनों बेटियों का साथ जाने की इजाज़त दे दी। दानिया की खैर थी हमारे साथ, चुनाचा गाड़ी के पिछले हिस्से में मैं, हीरा और दानिया आ बैठे। सुल्तान और सरफराज भाई अगली साइड पर। सुल्ताना ने सबसे पहले हमें गुलबर्ग का प्लाजा दिखाया, जो वाकई इंतहाई खूबसूरत था। हमें उस प्लाजे की सैर करना होगी, हीरा ने तजवीज़ पेश की। दानिया ने उसका साथ दिया। चुनाचा हम लोग गाड़ी पर का पार्क करके बाहर आ गए। उसके बाद अपने इस प्लाजा की सैर करने लगे, जो कई मंजिला था, जदीद तरीन इमारत थी। हम लोग एक अजीब सी कैफियत में उस प्लाजा की सैर करते रहे। यहाँ मौजूद लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इस वक्त जो ये चंद लोग नज़र आ रहे हैं वो इसके बिला खैरे के मालिक हैं। हमें आम गाहक ही समझा जाता रहा होगा। बहरहाल इस तरह के बचगाना एहसासात कम से कम मेरे दिल में तो थे। बाकी लोगों की क्या कैफियत थी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। बहुत देर तक हम इस प्लाजा की सैर करते रहे और उसके बाद वहाँ से निकल आए। वहाँ से पलटे गुलबर्ग के बंगले पर आए, उसे देखा, फिर सरफराज भाई और सुल्ताना से कहा, हाँ भाई ये बताओ तुम्हें होटल वगैरह में खाना खाने की इजाज़त है या नहीं। हीरा ने मुस्कुराकर सुल्ताना को देखा और बोली, कभी नौबत नहीं आई। हमारे कौन से भाई बैठे थे जो हमें होटलों वगैरह के खाने खिलाते, अब अल्लाह ने आस बना दी है। मैं और सरफराज भाई हंसने लगे। फिर सरफराज भाई ने कहा, ताया अबू को एतराज़ तो नहीं होगा। नहीं, अबू ने हमें इजाज़त दे रखी है कि हम जब भी चाहें घूमने फिरने जा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि हम कभी किसी होटल वगैरह में खाना खाने की हिम्मत नहीं कर सके। अलबत्ता अगर कोई शादी की तकरीब होटल वगैरह में हुई हो तो हम ज़रूर गए होंगे। एक उम्दा से होटल का इंतखाब किया गया और वहाँ बैठकर खाना खाया गया। खाने की फरागत हुई तो सरफराज भाई ने कहा, तुम लोग बैठो, हम अभी आए, कहीं दूर नहीं जा रहे, होटल ही में हैं। आओ शहाब, ज़रा मेरे साथ आओ। मैं खामोशी से उठ गया। सरफराज भाई हाल से बाहर निकलकर होटल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां बड़े बड़े शीशों से बाहर की बड़ी सड़क नज़र आती थी। सरफराज भाई एक तरफ खड़े हो गए और शीशों की दूसरी तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, शहाब खुद को काबू में रखना, एक इंकशाफ करना चाहता हूं तुम पर। सरफराज भाई का लहजा बड़ा संजीदा सा था। मैं चौंक कर उनकी जानिब मतवज्जा हो गया। खैरियत? वो सड़क की दूसरी तरफ उस ब्लैक लैंड क्रूज़र को देख रहे हो? उन्होंने एक गाड़ी की तरफ इशारा किया और मैं उसकी तरफ देखने लगा। बड़ी शानदार गाड़ी थी। मैंने कहा, हाँ खैरियत? शहाब, ये लैंड क्रूज़र उस वक़्त से हमारे पीछे है जब हम समनाबाद के दूसरे गोल चक्कर से आगे बढ़े थे। पीछे हैं यानी तो आकुब में।
हाँ, ये लैंड क्रूज़र काफ़ी देर से हमारी गाड़ी के पीछे लगी हुई है। जहाँ जहाँ हम गए मैंने उसे अपने पीछे देखा और अब भी ये यहाँ मौजूद है। क्या वाकई भाईजान? मेरा लहजा तजस्सुस में डूबा हुआ था। इब्तिदा में तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उसे प्लाजा के सामने देखा। उसके बाद ये डिफेंस के एक बंगले के पास भी मुझे नजर आई। तब मुझे ज़रा तअज्जुब हुआ कि ये गाड़ी हमारे साथ क्यों लगी हुई है। बस उसके बाद मैंने इस पर निगाह रखी और अब ये फिर हमारे सामने है। तअज्जुब है, कौन सख्त हो सकता है इसमें। इस मौजू पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ हमें एहसास दिला रही है कि पापा का ख्याल बिल्कुल ठीक था। यहाँ हमारे दुश्मन मौजूद हैं और हमें उनसे मुहतात रहना होगा। ज़ाहिर है किसी न किसी को तो हमारी आमद के बारे में इल्म हुआ होगा। मेरे जहन में एक और बात भी आती है। क्या? नहीं, छोड़ो, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, ज़रा इत्मीनान से बैठकर। क्या समझे? ठीक है भाईजान, लेकिन अगर आप कहें तो मैं किसी बहाने से बाहर निकलकर इसे देखूं। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैंने कहा ना, हमें मुहतात रहना होगा। मैंने एक बार फिर इस लैंड क्रूज़र पर निगाह डाली जिसके तमाम शीशे तारीक थे। वो एक बहुत शानदार गाड़ी थी। इसका मतलब है कि अगर वाकई कोई हमारा तआकुब कर रहा है तो वो साहिब हसीयत इंसान ही होगा। मगर कौन? हम लोग वापस उन लोगों के पास आ गए। हीरा और सुल्ताना खुशी से दीवानी हुई जा रही थी, खानों की तारीफें हो रही थी और फिर हम वापस चल पड़े। घर का माहौल बेहतर ही था। ताया अबू हमसे हमारी उस भाग दौड़ की तफसील पूछते रहे। फिर मौका पाकर मैं और शहाब भाई घर के उस दूसरे हिस्से में आ गए जहां हमारे कयाम के लिए ताया अबू ने शायान शान बंदोबस्त किया था। भाईजान बहुत संजीदा थे। मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, एक गड़बड़ हो गई भाईजान। क्या? वो चौंक कर मुझे देखने लगे। उस लैंड क्रूज़र का नंबर हमें देखना चाहिए था। मैंने देख लिया है, भाईजान ने मुस्कुरा कर कहा। अरे वाह, तब तो हमें उसके बारे में पता चल सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मालूमात हासिल करना होंगी, मैंने कहा और भाईजान एकदम किसी सोच में डूब गए। थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, शहाब, मैं तुमसे ख़ास तौर पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरी यही ख्वाहिश थी कि ज़रा अलग बैठने का मौका मिल जाए। इस वक्त अगर हम यहाँ ना आते तो रात को तो मैं तुमसे ये बातें ज़रूर करता। क्या भाईजान? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि उलझाने वाली या परेशान कुन हो। तुमने देख लिया कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पापा ने इतना कुछ कर लिया है कि वहाँ मुनामा में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। फिर ज़मीनों और जायदादों की जो तफसील हमारे सामने आई है उसका भी तुम्हें इल्म है। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी सारी जायदाद को संभालने के लिए, इसका मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए हम दोनों काफ़ी नहीं। दूसरा एक बात यह है शहाब कि दुनिया में कोई भी हो उस पर मुकम्मल एतमाद करके बैठ जाना मुनासिब नहीं। हमें जो कुछ करना है अपने तौर पर ही करना होगा। मेरी मुराद उस वक्त ज़ाहिर हुसैन से है। बहुत नफीस इंसान है और उन्होंने बड़ी दयानतदारी के साथ हमें हमारे असासों की तफसील बता दी है। हम सिर्फ उन पर भरोसा करके सारे काम नहीं कर सकते। हमें एक छोटा सा ऑफिस बनाना होगा जिसमें हमें अपने साथ काम करने वाले चंद ऐसे लोगों की ज़रूरत भी होगी जो हमारे मफादात की निगरानी कर सकें। आज इस लैंड क्रूज़र के तआक़ुब से ये एहसास भी हो गया कि हम मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। अगर कोई हमारी टोह में लगा हुआ है तो वो कौन है ये तो बाद में मालूम होगा। लेकिन पापा के अल्फाज बार बार याद आते हैं कि वहाँ हमारी कुछ दुश्मनियाँ चल रही हैं। शुहाब, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मैं गैर मुहतात नहीं रहना चाहता। बहुत ज़्यादा तजर्बेकार तो नहीं कहता अपने आप को, लेकिन दुनिया से थोड़ा तजर्बा ज़रूर हासिल हुआ है। वो ये कि सिर्फ वक़्त पर इन्हिसार करने वाले कबरी अपना तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब नहीं हो पाते। इंसान को खुद आगे बढ़कर बहुत कुछ करना होता है। हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। क्या समझे? भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि हमें कुछ कारकुन दरकार होंगे और उनकी खोज हम खुद करेंगे बड़े आराम से। हम अखबारात में इशहार देकर अपने लिए ज़रूरी लोगों का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अखबार का इश्तहार हमारी तरफ से हुआ तो हमारे दरमियान गलत लोग भी भेजे जा सकते हैं। मैंने मुस्कुराती निगाहों से सरफराज भाई को देखा और कहा, तस्लीम कर लिया कि आपकी सोच और आपका तजर्बा मुझसे बहुत आगे है। सरफराज भाई मुस्कुराने लगे और फिर बोले, पापा को कत्ल किया गया है। कम से कम इस बात पर मुझे तो कोई शुबा नहीं।
पापा के कातलों की तलाश भी हमारी जिंदगी का अहम मकसद है। हमें बहुत सोच समझ कर काम करना होगा। मैं बस आखिरी बार मनामा जाना चाहता हूं ताकि वहां जाकर कंपनी से एक दयानतदाराना समझौता कर लिया जाए। बिल्कुल भाईजान, मगर अब मुझे ज़रा सी तशवीश हो गई है कि हमारे दुश्मनों को शायद हमारे यहाँ आमद का इल्म हो गया है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पापा को कत्ल किया है, क्या समझे? मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। उसी वक्त हमीदा अंदर आ गई और उसने कहा, बड़े भाई आपको बड़े सरकार बुला रहे हैं। सरफराज को वो बड़ा भाई कह रही थी। सरफराज भाई ने कहा, आओ चल रहे हैं, आप आ जाइए, मैं ज़रा यहाँ बैठता हूँ, मैंने कहा और सरफराज भाई गर्दन हिलाकर चले गए। मैं अपनी जगह बैठा सरफराज भाई की बातों पर गौर करता रहा। उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। हमें कुछ लोगों को अपनी मदद के तौर पर अपने साथ शामिल करना था, लेकिन उसके लिए हमें कोई उलझा हुआ तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा। आपस भी बताना ज़रूरी हो गया है क्योंकि ज़मीनों वगैरह के चक्कर भी लगाने होंगे, एक बाकायदा सेटअप बनाना होगा। हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमारी रहायश यहीं इसी घर में होनी चाहिए। ताया अबू को भी नहीं छोड़ा जा सकता और दादी अम्मा को भी नहीं। माजी में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब तो वो शख्स भी दुनिया में मौजूद नहीं था जिससे उन लोगों का बिगाड़ हुआ था। चुनाचा हम ज़रा रिश्तेदारों को भी देखेंगे। अगर ये आफस यहीं किसी जगह बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? ज़ाहिर हुसैन है कि हमें कोई कारोबार तो करना नहीं, सिर्फ अपनी जायदाद की देखभाल के लिए कुछ लोगों को अपने पास बिठाना होगा। मैंने उस हिस्से को देखा था, लेकिन उस निगाह से नहीं देखा। चुनाचा उठकर रिहायशी हिस्से के ऐसे हिस्सों को देखने लगा जिनका ताल्लुक बाहर के दरवाज़ों से बराह रास्त हो और वहां आफस बनाया जा सके। 2-3 कमरों को देखकर मैं उस आखिरी कमरे में पहुंचा जो किसी कदर नीम तारीख था। ये एक ऐसा कमरा था जिससे निकलने के बाद बैरूनी फाटक तक जाया जा सकता था। मैं दीवार पर स्विच तलाश करने लगा ताकि कमरों को रोशन करके उनका जायजा ले सकूं। अचानक ही मुझे एक बिल्ली जैसी गुड़ाहट सुनाई दी और मेरी निगाहें उस गोशे की जानब उठ गईं जो पूरे कमरे का सबसे तारीक गोशा थी। वहां मैंने 2 आंखें देखी, 2 भयानक सफ़ेद आंखें जिनमें पुतलियां नहीं थी। लेकिन इस वक्त ये आंखें किसी चमगादड़ या बिल्ली की नहीं थी, बल्कि इस नीम तारीक माहौल में मैंने भारी बदन की एक औरत को देखा जो काली भजंग और फरबा जिस्म की मालिक थी और जिसके सफ़ेद सफ़ेद दांत गुर्राहट के अंदाज में बाहर निकले हुए थे। मैं एकदम ठठक गया। उसी वक्त उस औरत ने अपना खौफनाक गुर्राहट के साथ मुझ पर झपटा मारा और अपना मुंह खोल कर मेरी गर्दन को अपने दांतों की गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगी। जो कुछ हुआ था बिल्कुल गैर मुतवक्के था। मैंने एक भरपूर घोंसा उसके मुंह पर मारा जो उसके जबड़ों और गर्दन के दरमियानी हिस्से पर लगा। औरत की गर्दन घूम गई। जैसे ही उसकी गर्दन घूमी, मैंने एक जोरदार लात उसके रसीद की और वो कई फुट पीछे हट गई, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। मैंने देखा कि उसके हाथों की उंगलियों से अचानक लंबे लंबे नाखन बाहर निकल आए। मैं बहुत ज़्यादा दिलेर नहीं था, ना ही मैंने कभी इस तरह की लड़ाई लड़ी थी। हम लोग तो बहुत ही अमन पसंद थे, लेकिन इस वक्त ज़िंदगी और मौत का सवाल था। खौफ से अपने असाब को नढाल करने की बजाय मुझे अपनी ज़िंदगी बचाना थी। चुनाचा मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। औरत फिर उसी वहशियाना आवाज़ के साथ मुझ पर हमला आवर हुई। वो ज़रा भारी बदन की थी और मैं हल्के फुल्के वर्जिशी जिस्म का मालिक। चुनाचा मैं फुर्ती से एक जानब हो गया, लेकिन उसी वक्त मेरा पाँव एक छोटी सी मेज़ से टकराया जिस पर एक पीतल का गुलदान रखा हुआ था। गुलदान लड़का तो मैंने उसे बेइख्तियार अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन साथ ही मुझे उसके वज़न का एहसास हुआ और फ़ौरन ही ये तरकीब मेरी जहन में आ गई कि इस वक्त मैं उस गुलदान को अपना हथियार बना सकता हूँ। इस दौरान औरत से दांत नकोसती हुई तीसरी बार मेरे करीब पहुँच चुकी थी। मैंने पूरी कुव्वत से गुलदान वाला हाथ उसकी तरफ घुमाया जो उसके शाने पर लगा और औरत के हलक से बिल्कुल ऐसी गुर्राहट निकली जैसे किसी बिल्ली को चोट लग गई हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बाजू की चोट की परवाह किए बगैर फिर मुझ पर हमला किया और इस वक्त मुमकिन था कि मेरा दाहिना शाना उसके दांतों की गिरफ्त में आ जाता। फिर मैंने भरपूर गुलदान घुमाया और उस वक्त ये गुलदान उसके सर पर पड़ा।
दूसरे ही लम्हे मैंने उसका चेहरा खून से सुर्ख होते हुए देखा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। अब भी उसकी गुर्राहटें इंसानी आवाज़ों में बदल गई थी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, या मैं रहूंगी या तू, नहीं छोड़ूंगी, ये कहकर वो फिर मुझसे हमला आवर हुई। मेरे पास अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं इस गुलदान को अपना हथियार बनाकर उससे जंग करता रहूं। मैंने फिर अपने दोनों हाथ घुमाए। गुलदान अब मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया था ताकि ज़रब की कुव्वत बढ़ जाए। इस बार गुलदान उसके सीने पर पड़ा और उसके हलक से हाय की आवाज़ निकली। वो चंद कदम पीछे हटी तो मैंने आगे बढ़कर पाँव की ठोकर उसकी पिंडली पर मारी और एक टांग से उछलने लगी। उसका रुख खुद ब खुद तब्दील हो गया। वो काफ़ी जख्मी हो गई थी, चुनाचा वो तेज़ी से भागी और उसके बाद मैंने उसे एक दीवार में गुम होते हुए देखा। मैं खामोशी से अपनी जगह खड़ा खूनी निगाहों से उधर देख रहा था। न जाने कहाँ से मेरे अंदर ये हिम्मत पैदा हो गई थी कि मैंने फ़ौरन यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की और उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। और फिर मेरे हलक से आवाज़ निकली, देखो मैं यहाँ किसी से दुश्मनी के लिए नहीं आया, लेकिन अगर तुमने मुझसे दुश्मनी की मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकोगी। जब तक तुम्हारा दिल चाहे खुलकर मेरे सामने आ जाना, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर मैं वापस पलटा। गुलदान को उसकी जगह रखकर मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। फिर इंतहाई पुरएतमाद कदमों से चलता हुआ मैं दरवाजे तक आया और बाहर निकलकर अपने कमरे की जानब बढ़ गया। कुछ देर के बाद गुस्ल खाने के आईने में अपना जायजा ले रहा था। मेरे जिस्म पर खून की कोई छींट नहीं पड़ी थी और बज़ाहिर लिबास पर कोई ऐसा निशान भी नहीं था जो किसी की तवज्जो का बायस बन जाता। मैंने उस रोशनदान की तरफ देखा जहां मुझे चमगादड़ नजर आई थी। फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल में लगे आईने की तरफ देखकर कहा, किसी से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आओ बाहर आओ, मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह मुझ पर काबू पा सकते हो। बड़ी अहमकाना बातें थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था जैसे ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी आवाज़ में कोई और बोल रहा है। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया और मामा के कमरे में पहुँच गया। फिर मैंने ताया अबू को देखते हुए कहा, ये पिछले हिस्से की सफाई क्यों नहीं कराई जाती? पिछला हिस्सा झाड़ झंकार से भरा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कुर्बो जवार के लोग भी वहाँ नाकारा चीज़ें फेंक देते हैं। अगर हम चाहें तो इस घर को इसी शक्ल में काफ़ी साफ़ सुथरा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो तमाम झाड़ झंकार साफ़ करा दिए जाएं। माली बाबा से इतना कहकर मैंने ताया अबू के चेहरे की तरफ देखा और मुझे एकदम एहसास हुआ कि ताया अबू के चेहरे पर कोई ख़ास बात है। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने आगे बोलना चाहा तो उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और माली बाबा से बोले, वो उधर जो 4 गमले रखे हुए हैं उन्हें ख़ास तौर से देखो। रमज़ान बाबा, बड़े अच्छे फूल हैं वो, लेकिन ख़राब हो रहे हैं। साहब जी, इनका मौसम नहीं है, अभी वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन अपने मौसम में तरोताज़ा हो जाएंगे। मैं गमलों की सफाई किए देता हूँ, नई खाद भी डाल देता हूँ, लेकिन अगर आप ये सोचो कि इनमें फूल निकलना शुरू हो जाएंगे तो ये मौसम इन फूलों का नहीं है। और फिर उन्होंने बराह रास्त मुझे मुखातब किया, इस झाड़ जंगाड़ को साफ़ कराने की इजाज़त नहीं साहब। अगर इसमें कोई रुकावट ना होती तो मैं कभी का वहाँ का सफाई करा चुका होता। इजाज़त नहीं है क्या मतलब? क्या इस तरफ? बेटे, तुमसे एक दरख्वास्त करूं, इधर के बारे में यहाँ मौजूद तमाम अफराद में से किसी से कोई सवाल मत करना। कुछ बातों की तफसील में जाना मुनासिब नहीं होता। ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, वहाँ जो कुछ भी है हमें उससे कोई नुकसान कभी नहीं होगा। बस प्लीज़ आ जाओ, ताया अबू ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। उनका अंदाज बेहद अजीब था और मुझे यूं लगा जैसे वो भी हीरा और सुल्ताना की तरह किसी अनजाने खौफ का शिकार हैं। बहरहाल अब मुझे अंदाज़ा होता जा रहा था कि यहाँ उस अजीम शान और कई किनारों पर मुहित अहाते में सिर्फ 3 या 4 अफराद नहीं रहते, बल्कि कोई पुरइसरार मखलूक भी यहाँ क़याम पजीर थी और उसकी यहाँ अजारादारी थी जिसे तोड़ना आसान काम नहीं था। उसके लिए खामोशी ही इख्तियार करना ज़रूरी थी। यही बात हीरा और सुल्ताना ने भी कही थी और यही बात आज ताया अबू ने भी कह डाली। लेकिन मैं चौंका यहाँ की असल हकीकत से नावाकिफ़ था, इसलिए उनसे मुत्तफ़िक ना हुआ और मैंने बात अपने दिल में रख ली।
उसी वक्त सरफराज भाई उस हिस्से की तरफ जाते हुए नजर आए जो हमारे लिए तैयार किया गया था, जहां मैं एक सनसीखेज वाक़े से 2-4 हो चुका था। भाईजान का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा और फिर खुद ही भाईजान की जानब बढ़ गया। बाकी लोगों ने उनकी जानब कोई तवज्जो नहीं दी। मैं भाईजान के करीब पहुंचा तो उन्होंने पुरतजस्सुस लहजे में कहा, शहाब जरा इधर आओ। वो मुझे एक दूसरे गोशे में ले गए और कहा, मैं उस तरफ से आ रहा हूं अभी। जी मैंने देखा था। एक अजीब बात बताऊं, वहां बैरूनी कमरे में खून के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए हैं और खून भी बिल्कुल तरो ताज़ा है। पता नहीं वहां क्या हुआ है। इसके अलावा पीतल का एक गुलदान खून से सुर्ख है, वो एक तपाई पर रखा हुआ है, लेकिन यूं लगता है जैसे किसी को जख्मी करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। ये क्या चक्कर है? तुम आओ ज़रा खुद देख लो, खून बिल्कुल ताज़ा है। मेरे पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। अब क्या करूं? क्या भाईजान को तमाम सूरत हाल बताऊं? इतना सोचा ही था कि मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, नहीं, और मेरी फिर वही कैफियत हुई। अंदर से दिल हौल गया था। ये वही आवाज़ थी जो मुझे तीसरी बार सुनाई दी थी, और इस आवाज़ का मैं कोई तय्युन नहीं कर सका था कि ये मर्दाना है या जनाना। ये आवाज़ मुझे ख़ास मौक़ों पर अपना हुक्म सुनाती थी। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद मैंने कहा, हो सकता है कोई जानवर वगैरह हो। ये तो देखा है आपने कि यहाँ बिल्लियाँ क्या क्या हरकतें करती फिरती हैं। पूरा घर ही बिल्लियों से भरा हुआ है, मगर बिल्लियाँ किसी को ज़ख्मी करने के लिए गुलदान तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम ज़रा चल कर देखो तो सही, क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। मेरे अंदर पहले तो हचकचाहट पैदा हुई और उसके बाद मैं भाईजान के साथ चल पड़ा। खून के उन धब्बों का राज मुझे मालूम था। गुलदान पर लगे हुए खून के बारे में भी मैं जानता था, लेकिन वहां पहुंचने तक मैं ये फैसला नहीं कर सका कि भाईजान को क्या बताऊं। बहरहाल हम उस हिस्से में दाखिल हो गए और भाईजान मुझे सीधे उसी कमरे में ले गए जहां उस मनहूस पुर इसरार वजूद से मेरा मुकाबला हुआ था। भाईजान ने अंदर दाखिल होकर पुरजोश जोश लहजे में कहा, देखो ज़रा इधर, इधर देखो। लेकिन फिर जिस तरह उन्होंने इशारा किया था वहां देखकर खुद हैरान रह गए। अरे यहीं तो देखे थे मैंने वो धब्बे। अरे ये क्या चक्कर है भाई। वो ज़मीन पर झुक गए और फिर तेज़ी से अपनी जगह से उठकर पीतल के उस गुलदान की जानब लपके, लेकिन गुलदान भी बिल्कुल साफ शिफाफ था। वह उसे उठाकर देखने लगे और फिर उन्होंने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सकोड़ लिए। इतनी बड़ी गलतफहमी तो नहीं हो सकती यार, पूरे होशो हवास के आलम में ये बात कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खून के धब्बे देखे थे और गुलदान भी देखा था जो खून से सुर्ख था। नहीं बाबा, अपनी खोपड़ी में तो ये बात नहीं आ रही। ये धब्बे किसने साफ कर दिए? फिर सफाई के निशानात भी नहीं मिल रहे। कोई तो चीज़ रहनी चाहिए थी। आपने रोशनी जलाई थी भाईजान? हाँ यार, रोशनी में ही में तो नज़र आए थे वो मुझे। ये क्या चक्कर है? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, मैंने शाने हिलाते हुए कहा। भाईजान बहुत देर तक सोच में डूबे खड़े रहे, फिर गर्दन झटक कर बोले, छोड़ो यार, यहाँ वैसे ही बेशुमार मसले सर पर सवार हैं, आओ वापस चलते हैं। मैं खामोशी से भाईजान के साथ बाहर निकल आया कि यारियों में माली बाबा काम कर रहे थे, जबकि बाकी लोग अंदर वापस जा चुके थे। नादर खान अब तक हमारे लिए फरिश्ता साबित हुआ था और हमारा मुत्तफ़क़ा फैसला था कि कत्ल के सिलसिले में मुजरिमों तक पहुंचने में नादर खान एक अहम कड़ी साबित होगा। सरफराज भाई ने उसे फ़ोन किया। जी नादर साहब, मैंने सारी मालूम कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। हर उस मुमकिन जगह से जहां से उस फ्लैट के बारे में मालूमात हो सकती थी मालूम कर लिया है। किसी रमज़ी साहब का कोई वजूद नहीं है, इस नाम का कोई शनाख्ती कार्ड है और ना कोई तफसील मुहैया की गई है। सारा सिलसिला है। इससे यह साबित होता है कि किसी मसलहत की बिना पर खुद इम्तियाज़ अहमद साहब ने ये फ्लैट किसी रमज़ी के नाम से ख़रीदा है। देखिए, अगर रमज़ी नाम से किसी शख्स का वजूद होता तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मिलती जिसका ताल्लुक़ रमज़ी से होता। बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। जी सरफराज भाई ने कहा। बहरहाल ये मुअम्मा ही रहेगा। हाँ, इन बालों का भी कोई तजज़िया नहीं हो सका। पता नहीं चल सका कि वो बाल किस जानवर के हैं, उनकी वहाँ मौजूदगी क्या मायने रखती है। बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं सरफराज साहब जिनकी कोई तफसील कभी सामने नहीं आती, और अब हम लोग भी इंसान हैं, जादूगर तो नहीं। ताहम जैसा आप हुक्म दें, मेरी ज़रूरत जब भी महसूस करें मैं हाज़िर हूँ। ठीक है नादर साहब, मज़ीद क्या किया कहा जा सकता है इस बारे में?
بہتر ہے، خدا حافظ۔ نادر خان کی آواز ابھری اور سلسلہ منتقل ہو گیا۔ سرفراز بھائی نے نادر خان سے ہونے والی ساری گفتگو بتا دی۔ میں بھی اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اب گاڑی کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں، بلکہ میں ظاہر حسین صاحب ہی سے بات کرتا ہوں۔ سرفراز بھائی نے ان سے بات کی اور ظاہر حسین نے یہاں بھی بھرپور تعاون کیا۔ کہنے لگے یہ انتظام میں خود کر لیتا ہوں۔ میرے ایک دوست کا جیل روڈ پر گاڑیوں کا بہت بڑا شو روم ہے، میں ابھی ان سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کون سی گاڑی لینا پسند کرو گے؟ میرے خیال میں کوئی بھی سادہ گاڑی، میں بات کر کے ابھی بتاتا ہوں۔ اور سنو، ڈرائیونگ خود کرو گے؟ نہیں ظاہر صاحب، اس سلسلے میں بھی آپ ہی کی مدد درکار ہوگی، ہمیں ایک ڈرائیور چاہیے۔ میں بھی یہ کہنے والا تھا کہ ایک ڈرائیور ہے، کیسر خان ہے اس کا نام، بہت ہی بھروسے کا آدمی ہے، ان دنوں بیکار بھی ہے، بہت ہی تجربہ کار ڈرائیور ہے۔ بس یوں سمجھ لو گاڑی سے پہلے ڈرائیور کا بندوبست ہو گیا، ظاہر حسین نے کہا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ان کا فون موصول ہوا۔ چیک بک لے کر آ جاؤ، گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے، حاضر اسٹاک میں تھوڑی سی کچھ رقم زیادہ دے کر گاڑی مل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیسر خان ہی سے ہماری نئی گاڑی چلا کر گھر لایا تھا۔ سلطانہ ہیرا اور دانیہ بڑی بے چینی سے نئی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ سفید رنگ کی ایک خوبصورت کرولا دیکھ کر ان کی باچھیں کھل اٹھی۔ سب کو گاڑی بہت پسند آئی اور ساتھ ہی ڈرائیور بھی۔ سرخ سفید چہرہ، بڑا نورانی داڑھی، پیشانی پر نماز کا نشان، چہرے ہی سے شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں ظاہر حسین نے بتایا تھا کہ وہ ان کے آفس کے ایک کمرے ہی میں سوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارا گھر کافی بڑا ہے، کسی گوشے میں اسے جگہ دے دی جائے۔ اس بات کو تایا ابو نے بڑی خوشی سے قبول کیا۔ چنانچہ کیسر خان کا بندوبست بھی ایک بہتر حصے میں کر دیا گیا۔ اس نے کہا، صاحب ہم آپ کے گھر کا چوکیداری بھی کرے گا، تم ہمارے ایک ساتھی ہو کیسر خان، اس گھر میں تم جس طرح کی سہولت چاہو گے تمہیں ملے گی۔ بس صاحب، روٹی اور کپڑا کے علاوہ ہمیں اور کوئی سہولت نہیں چاہیے۔ ہمارا بچہ لوگ زلزلے میں ختم ہو گیا، صرف ایک بیوہ بہن ہے جو اپنا بچہ لوگوں کے ساتھ بالا کوٹ میں رہتا ہے۔ ہم کو اس کو تھوڑا بہت پیسے بھیج دیتا ہے، باقی ہم ادھر نہیں جاتا، کیونکہ ہم ادھر جاتا ہے تو اپنا بیوی بچہ لوگ یاد آتا ہے۔ کیسر خان کی آواز بھرا گئی۔ ہم لوگ تھوڑا سا ماحول بدلنے کے لیے دونوں گاڑیوں میں بیٹھ کر لاہور پارک گئے اور وہاں جا کر خوب ہنگامہ کیا۔ 4 یا 5 دن کے بعد ایک صبح کیسر خان میرے پاس آیا۔ میں صبح جاگ کر چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ میرے علاوہ اور کسی کو ہوا خوری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی اب تک دیر تک سونے لگی تھیں۔ ہیرا اور سلطانہ کا پہلے کا معمول مجھے بھی پتا تھا، لیکن بس وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ میں باہر نکلا تو کیسر خان پھولوں کے پاس کھڑا کسی خیال میں گم تھا۔ مجھے دیکھ کر میری طرف پلٹا، سلام کیا اور بولا، صاحب صبح کو چلنے والی ہوائیں اللہ کا خزانہ ہوتی ہیں جو وہ ہم لوگوں پر لٹاتا ہے۔ صاحب چائے پلائے آپ کو؟ کیسر خان نے پوچھا۔ کہاں ہے؟ کس نے بنائی ہے چائے؟ کیا حمیدہ صبح کو تمہیں چائے دے دیتی ہے؟ نہیں صاحب، ہم زیادہ تر اپنی مدد آپ ہی کرتا ہے۔ ابھی ادھر دیکھو، ادھر تو ہمارے مطلب کا بہت سا جگہ ہے، ادھر دیکھو صاحب۔ کیسر خان نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے دیکھا کہ اس نے لال اینٹوں کا ایک چولہا بنا رکھا تھا۔ اس چولہے پر دیگچی چڑھی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی کیتلی جس کا رنگ نیلا تھا اور چھوٹی چھوٹی کچھ پیالیاں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ ارے واہ کیسر خان، تم چائے خود بنا لیتے ہو؟ صاحب آؤ اب تھوڑا سا پی کر دیکھو، آپ کو مزہ آ جائے گا پشاوری چینک میں۔ اور باقی سامان کدھر سے لاتے ہو؟ میں دلچسپی سے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ بازار سے صاحب، ادھر دیکھو ہمارا جنرل سٹور ادھر بنا ہوا ہے۔ کیسر خان نے چند ہی نمازوں میں اپنے لیے ہر طرح کا بندوبست کر لیا تھا۔ بس صاحب صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، خود چائے بنا کر پیتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سیر کرتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ چھوٹا بیگم صاحب نے ہمارے لیے ادھر بالٹی اور مگے کا بندوبست بھی کر دیا ہے، ادھر نلکے کے پاس بیٹھ کر نہا لیتا ہے۔ بس اس کے علاوہ اور کیا چاہیے زندگی میں؟ آؤ صاحب بیٹھو۔ کیسر خان نے اپنی چارپائی کی طرف اشارہ کیا اور میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے نیلے رنگ کی چائے دانی میں سچ مچ بہت ہی اعلیٰ قسم کی چائے مجھے پیش کی، بے مثال چائے تھی۔ میں نے پیالی خالی کر کے اس سے مزید مانگی تو وہ بولا، ابھی بہت ہے صاحب، میں تو 4-5 پیالی پی چکا ہوں، آپ پیو۔
وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، صاحب ایک بات بولے آپ کو؟ اس کے لہجے میں ایک تجسس تھا۔ ہاں کیسر خان بولو۔ صاحب میں آپ کو بتائے ادھر کا کھیل کچھ اور ہے۔ میں نے چونک کر کیسر خان کو دیکھا۔ کیسر خان سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیسا کھیل کیسر خان؟ دیکھو صاحب ڈرنے کا بات نہیں، اور ابھی کسی اور کو نہیں بولے گا آپ۔ کچھ اور اللہ کا مخلوق رہتا ہے یہاں۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہے کہ ایک گھر میں کوئی ایک جانا نہیں ہوتا، کیڑا مکوڑا پرندہ اور نہ جانے کیا کیا۔ اللہ کی زمین سب کے لیے ہوتا ہے۔ ادھر اللہ کا دوسرا مخلوق رہتا ہے۔ ہم 4-5 دن سے ادھر ہے۔ اللہ کا یہ مخلوق رات کا تارے میں کام سے نکلتا ہے، گیٹ سے باہر آ جاتا ہے، چلتا پھرتا نظر آتا ہے، یہ دن کا روشنی میں نظر نہیں آتا۔ تم نے خود دیکھا ہے کیسر خان؟ صاحب تبھی تو بولتا ہے، اس کے بارے میں کچھ پتا چلے گا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، بس میں نے جو دیکھا آپ کو بول دیا، لیکن آپ کو خدا کا قسم ایسا بات ہر آدمی کو نہیں بولنا۔ اور پھر ادھر لڑکی لوگ بھی ہے، اس نے سن لیا تو ڈرے گا۔ ویسے اگر آپ کو اس بات سے دلچسپی ہے تو باقی تفصیل میں آپ کو مرشد سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ مرشد کون ہے؟ ہمارے پیر ہیں، ادھر واگا بارڈر کے پاس رہتا ہے، بہت پرہیزگار آدمی ہے۔ اس کو بہت بڑا علم دیا ہے، لیکن وہ اپنے علم سے کبھی اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کیا تم مجھے اس کے پاس لے جا سکتے ہو کیسر خان؟ کیوں نہیں صاحب، آپ سلام کرنے جائے گا تو وہ بھی خوش ہوئے گا۔ مجھے کسی وقت ضرور ان کے پاس لے چلو۔ میں چلے گا صاحب، ضرور چلے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ کیسر خان، تم نے کیا دیکھا؟ نہیں صاحب، دیکھو آپ کے لیے ہمارا دل چاہا تو ہم نے آپ کو بتا دیا، پر مرشد کا اس مخلوق کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ نہ اس کو چھیڑو، نہ وہ آپ کو چھیڑے گا۔ ٹھیک ہے، مگر تم مجھے مرشد کے پاس ضرور لے جانا، میں ان سے معلومات حاصل کروں گا۔